हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं इंद्र मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके यूपी टेट की धमाकेदार पाठशाला बैच का शुभारंभ हो चुका है और उसी की कड़ी में हम लोगों ने 2011 और 2013 के यूपी टेट के इन्वायरमेंटल स्टडीज के क्वेश्चन को सॉल्व किया है और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 23 फरवरी 2014 को जो आपका पेपर हुआ था। बहुत ही शानदार पेपर था और उसी के 30 क्वेश्चंस जो इन्वायरमेंटल स्टडीज के हैं और अब आपके बीच में एक एक करके सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो सभी लोग एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर देंगे, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे, फटाफट वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। धमाकेदार की आज की जो क्लास है बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार क्लास होनी है, तो प्लीज आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो और अगर किसी ने स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप जाकर के स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और हमारी क्लासेस वहां पे स्टार्ट हो चुकी हैं, पाठशाला बैच। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बताना होगा फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब यानी 61 जो आपके 2014 के पेपर में आया हुआ इन्वायरमेंटल स्टडीज का पहला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है। आपको जवाब देना होगा कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। क्या खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? जल्दी से आपको जवाब देना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि खाद्य श्रृंखलाएं, अगर फूड चेन, ढेर सारी फूड चेन हो, जैसे एक खाद्य श्रृंखला है, एक खाद्य श्रृंखला है, एक खाद्य श्रृंखला है, इस खाद्य श्रृंखला है, 4-5 यानी खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा साथियों, अगर एक से ज्यादा खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं तो खाद्य श्रृंखला के समूह को, किसको? खाद्य श्रृंखला के समूह को क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला के समूह को क्या बोलते हैं? खाद्य जाल बोलते हैं। मे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है जिसमें उत्पादक और उपभोक्ता हो, वे एक दूसरे पर जो निर्भरता होती है उसी को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। और देखिए जो खाद्य श्रृंखला होता है वह सीधे क्रम में चलता है। जैसे मान लीजिए एक घास है, घास को खाने वाला क्या होगा? टिड्डा होगा। घास को खाने वाला क्या होगा? टिड्डा होगा। टिड्डा को खाने वाला क्या होगा? मेढक होगा। मेढक को खाने वाला क्या होगा? सर्प होगा। सर्प को खाने वाला क्या होगा? मान लीजिए मोर होगा, मोर नहीं कहेंगे, बाज। ठीक है, तो साथियों ये क्या है? एक खाद्य श्रृंखला है, लेकिन खाद्य जाल में क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहां घास है, एक में घास है तो घास को खाने के लिए टिड्डा भी हो, टिड्डा भी घास खा सकता है, गाय भी घास खा सकती है, बकरी भी घास खा सकती है, ठीक है ना, बकरी भी घास खा सकती है, हाथी भी घास खा सकता है। तो कहने का मतलब है कि यहां एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं हो तो उसको क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। शानदार, बहुत ही जबरदस्त। आप लोगों ने स्टडी 91 पे भरोसा किया साथियों, तो एक बार सभी लोग शानदार तरीके से वीडियो को शेयर करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़े रहेंगे और आपको एक जवाब देना होगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन का। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कहा क्या है कि बिहू, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कोई भी समझ सकते हैं, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहू लगभग हर साल अधिकतर एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और आपके सुपर टेट के लिए भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का, क्या पूछ रहा है कि बिहू, यार ये बताओ कि जो बिहू है ना वह किस राज्य का लोक नृत्य है? शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। तो बिहू कहां का है? बिहू है असम का लोक नृत्य। कहां का? असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू है। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। वाह, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और प्लीज एक बार मैं आप सभी को पुनः बता देना चाहता हूं कि जितने लोगों ने स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वह जाकर के प्ले स्टोर से स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहां हमारी पाठशाला बैच आपको यूपी टेट की मिलेगी। कौन सी बैच? पाठशाला बैच। बहुत ही न्यूनतम फीस में मात्र आप
999 में उसको परचेज कर सकते हैं। सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई गई हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट बैच अगर परचेज भी नहीं करते हैं तो आप जाकर के यूपी टेट का वहां से क्या कर सकते हैं, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे फैकल्टी के बारे में देख सकते हैं कि हमारी फैकल्टी कौन सी है, कितना एक्सपीरियंस है उन सबके पास, तो सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड कराई गई हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन है थर्ड यानी 63 नंबर क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम कौन है? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है, स्वामी विवेकानंद ने की है, राजा राम मोहन राय ने की है, या मदन मोहन मालवीय ने की है? तो आप जल्दी से कमेंट्स करें एकदम फटाफट अंदाज में कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है, जल्दी से बताइए, कमेंट्स करिए। देखिए साथियों, सत्यार्थ प्रकाश की रचना क्या हो गया? हाँ, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है आपको बताना होगा। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही 1875 में 1875 में किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना। तो आपसे पूछेगा कि ये बताओ आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और उसमें एक नारा था या कथन था, वेदों की ओर लौटो। क्या था? वेदों की ओर लौटो। बहुत ही शानदार, वेदों की ओर लौटो। देख लो क्या था इनका नारा, वेदों की ओर लौटो। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो साथियों आप सबको पता होना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। रही बात राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा। दक्षिणी गोलार्ध का, बहुत ज्योग्राफी का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत सस्ता क्वेश्चन है। क्या कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन होता है? दक्षिणी गोलार्ध का पूछ रहा है, यही आपको समझना होगा। 21 मार्च, 21 जून, 23 दिसंबर या 23 सितंबर या 22 दिसंबर। देखिए साथियों, अगर हम पृथ्वी को बनाने का प्रयास करें, मान लीजिए हमारी माता पृथ्वी है, ये आपकी क्या है? भूमध्य रेखा है। ये आपकी क्या है? भूमध्य रेखा है। आपको पता होगा जल्दी से कि भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध होता है। और भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध होता है। भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध और उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध होता है। चलिए आइए, ये क्या होगा? यह होगा उत्तरी गोलार्ध। तो आपसे पूछा है कि ये बताओ बेटा कि भूमध्य रेखा में नहीं पूछा, क्या पूछा कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो देखिए आप साथियों, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या होता है? विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं हमेशा। दिन और रात हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। और आपको पता होगा कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी आपकी लगातार कर रही होती है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगातार कर रही होती है। तो यहां से कब से 23 मार्च से, कब से? 23 मार्च से सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होना शुरू होता है। और कब तक उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें ज्यादा चमकती हैं? तो आपको पता होना चाहिए कब तक? 23 सितंबर तक। 23 सितंबर के बाद
23 सितंबर के बाद, आप कीजिएगा 23 सितंबर के बाद सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में आना शुरू होती हैं। अगर सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में आना शुरू होती हैं तो जो 22 दिसंबर का जो समय होता है, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। कहां पर? मकर रेखा पर। और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। यहां से एक शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम में और बनता है कि निम्न में से कौन सा देश क्रिसमस को गर्मी के दिनों में मनाता है? तो देखिए साथियों, ये जो होता है आपका एक देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहां पर है? दक्षिणी गोलार्ध में है। और अगर दिन बड़ा होता है तो गर्मी ज्यादा होगी। तो ऑस्ट्रेलिया जो 25 दिसंबर का समय होता है वहां पे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है, गर्मी होती है, और क्रिसमस कब मनाता है? गर्मी में मनाता है। तो बहुत शानदार सेशन चल रहा है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। भूकंप की तीव्रता का मापने का यंत्र क्या है? जल्दी से कमेंट्स करिए कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? देखिए, भूकंप की तीव्रता किसमें मापते हैं साथियों? सिस्मोग्राफ में मापते हैं। किसमें मापते हैं? सिस्मोग्राफ में मापते हैं। और सिस्मोग्राफ में लगा होता है रिएक्टर पैमाना या रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाने से नापते हैं, रिक्टर पैमाना। तो रिक्टर पैमाना से क्या करते हैं? इसको मापा जाता है। और यंत्र का क्या नाम है? सिस्मोग्राफ है। भूकंप की तीव्रता या भूकंप को किस यंत्र के, अगर यंत्र की बात करेगा तो सिस्मोग्राफ होगा। कहेगा भूकंप किसमें मापते हैं? तो रिएक्टर पैमाने से मापते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप सभी देख पा रहे होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए, क्या है कि सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन? ये तो सबको पता होगा यार, ये तो सबको पता होगा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव? तो बताइए जल्दी से, सभी लोग जवाब देंगे। जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे कि सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो देखिए साथियों, सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। कौन है? गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक हैं। और गुरु नानक देव का जन्म पंजाब के तलवंडी में हुआ था। ये आप सबको पता होना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछा है। गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था? पंजाब के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो पंजाब के तलवंडी नामक गांव में 1469 में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में हुआ था गुरु नानक देव का जन्म। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाएगी? देखिए साथियों, अगर आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो ओजोन परत से संबंधित क्वेश्चन 2011 में भी पूछा गया, 2013 में 2 क्वेश्चन पूछा गया और 2014 में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो ओजोन परत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग सब कुछ जितने भी मैं बता रहा हूं उस पर सब लोग ध्यान से देखेंगे। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह पर ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या आयनोस्फियर? तो देखिए आपको पता होगा कि ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल में। कहां? समताप मंडल। और यहां इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो समताप मंडल का मतलब स्ट्रेटोस्फियर। क्या? ओजोन परत कहां पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फियर के निचले भागों में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच लगभग ओजोन परत की सांद्रता सबसे ज्यादा होती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अभी बात मैं बता चुका हूं, 16 सितंबर को। ओजोन की परत की मोटाई किस में मापते हैं? तो ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं? डाबसन में मापते हैं। तो सारी चीजें हो चुकी हैं साथियों, बहुत ही रोमांचक तरीके से हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं। आप लोगों ने स्टडी 91 पे भरोसा किया है। आप लोगों ने, जितने लोगों ने स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, जाकर सीधे प्ले स्टोर से
एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, क्योंकि यहाँ पे 25 लाख से अधिक लोगों ने भरोसा किया। मैं भी, आप लोग भी स्टडी 90 पर अच्छी तरीके से भरोसा करते हैं, बहुत ही शानदार और मजबूती तरीके से जो हम लोग कहते हैं करते हैं और आपकी सफलता में सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हर एक टॉपिक से संबंधित कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं कराए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपको जवाब देना होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? क्या पूछ रहा है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो जल्दी से आइए सभी लोग कमेंट्स करिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है आपको बताना होगा जल्दी से। देखिए आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, पहले बात यह सुनिए। तो जो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा होता है ना, तो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जब क्या होता है, ठंडा होता है, ठंडा होने पर क्या होता है, मुख्य रूप से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट। अब आप आंसर ढूंढ सकते हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेग्माइट। इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा। यही होती है आग्नेय चट्टानें। जिसमें से कौन सा ऑप्शन है आपका? बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या है? एक प्रकार की आग्नेय चट्टानें। सर आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी होती हैं? ग्रेनाइट होती है, बेसाल्ट होती है और पेगमाइट होती है। आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी होती हैं? बेसाल्ट होती है, ग्रेनाइट होती है और पेगमाइट होती है। सर आग्नेय चट्टानों का निर्माण किसके माध्यम से होता है? तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो होता है वह किसके माध्यम से होता है? वह होता है ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा। जब ज्वालामुखी से निकलने वाले, अच्छा आग्नेय चट्टानों से ही काली मिट्टी का भी निर्माण होता है आगे चलकर। जब आग्नेय चट्टानें टूटती फूटती है ना, तो यहीं से क्या होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा यार काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो ज्वालामुखी के लावा भी ऑप्शन में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब देते हैं। असोम नहीं है, असम होना चाहिए साथियों, यहां पे रॉन्ग है। असम की प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा, कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में एक सींग वाला गैंडा होता है, या कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। देखिए असम में मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, गिर जंगल वन्य जीव अभ्यारण्य या कान्हा किसली वन्य जीव अभ्यारण्य। तो एक सींग वाला गैंडा कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? असम में है। कहां है? असम में है। सर इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई सर 1908 में। कब हुई? 1908 में। नोट डाउन कर लीजिएगा, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? 1908 में। जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? गुजरात में। ठीक है, तो असम की और गब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। असम की प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा, ये इंपॉर्टेंट है, एक सींग वाला गैंडा कहां पाया जाता है? भारत के सिर्फ और सिर्फ काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य में। काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? तो काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है असम में, और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1908 में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अफसर, सब जानते हो, मूवी भी देखा होगा, इनके नाम की मूवी भी बनी है। तो जल्दी से बताइए कि भारत की पहली महिला आईपीएस अफसर कौन है? जल्दी से बताइए। प्रतिभा पाटिल, पद्मजा नायडू, किरण बेदी या हंसा मेहता? शानदार क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों इसका ऑप्शन है किरण बेदी। आईपीएस किरण बेदी मूवी भी बन चुकी है, और यह 1972 बैच की आईपीएस अधिकारी। कौन? 1972 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं, और भारत की पहली महिला आईपीएस हैं। कौन? किरण बेदी। ठीक है, यह पांडिचेरी की क्या थे? उपराज्यपाल है वर्तमान समय में। ठीक, चलो आइए बात कर लेते हैं आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कितना शानदार क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? यही पूछा है ना? हाँ बिल्कुल यही पूछा है। माफ कीजिएगा, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी पूछा है भाई। स्कर्वी, बेरी बेरी, रतौंधी या थकान? जल्दी से बताओ, बड़ा शानदार क्वेश्चन है।
एक बार सभी लोग शेयर करेंगे जबरदस्त तरीके से वीडियो को। और पुनः मैं बता देना चाहता हूं कि जितने लोगों ने स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, आप लोग जाकर के प्ले स्टोर से स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहां से आपको बहुत ढेर सारे फीचर्स मिलेंगे, आप टेस्ट दे सकते हैं, करंट अफेयर्स देख सकते हैं, सारी चीजें आपको वहां पर बहुत ही शानदार तरीके से प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आपको जवाब देना होगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। सर स्कर्वी रोग क्या होता है? स्कर्वी रोग क्या होता है ना, जो आपके दांत के मसूड़े वगैरह है ना, उनसे खून निकलता रहता है, खून जल्दी शांत नहीं होता है, एक प्रकार का स्कर्वी रोग है। ठीक है, तो देखिए विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम कभी मान लीजिए पूछ ही लिया, विटामिन सी का रासायनिक नाम कभी पूछ लिया तो कहां पढ़ने जाओगे? बस यहीं पढ़ना है। क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। तो सर विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। अच्छा सर ये बताइए कि विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आंवला। विटामिन सी का मतलब खट्टा, जितने भी खट्टी चीजें होंगी, अम्लीय चीजें होंगी, उसमें विटामिन सी की मात्रा उपयुक्त रूप से पाई जाएगी। जैसे नींबू हो गया, आम, कच्चे आम हो गए, आंवला हो गया, ठीक है ना। चलिए अब बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्या है कि वायुमंडल की सबसे, ये तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है यार, ये तो एकदम हलवा है, एकदम हलवा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है। तो अभी मैंने लगातार मैं आपको बता रहा हूं, ओजोन परत की बात आती है तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में ही समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल में ही बादल बनता है, वर्षा होती है, सारी चीजें, समस्त मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। समस्त मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। तो ये सर क्षोभ मंडल होता है वो जो विषुवत वृत्त पर सबसे ज्यादा लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, उसके बाद ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई घटती चली जाती है। क्षोभ मंडल में ही समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं और यह पृथ्वी की सबसे निचली वायुमंडलीय परत है। क्षोभ मंडल के बाद मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयन मंडल, और आयन मंडल फिर वह बहिर्मंडल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे साथियों। वाह क्या बात है, ये शिक्षण से क्वेश्चन है साथियों, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आप खुद क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। बहुत प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। जल्दी से क्या कहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है? विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। देखिए साथियों, जो खेल विधि है ना वह किस पर आधारित है? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। जो खेल है वह भी शिक्षण विधि का एक सिद्धांत माना जाता है, शिक्षण कराने का एक तरीका माना जाता है। खेल के माध्यम से भी शिक्षाएं प्रदान की जा सकती हैं, इसीलिए खेल को शिक्षण विधि का सिद्धांत बताया गया है। खेल को किसका सिद्धांत बताया गया है? मनोवैज्ञानिक विधि का सिद्धांत नहीं बताया गया। समाजशास्त्र उसका कोई लेना देना नहीं है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, हाँ इसमें क्या होता है, आप लोग कंफ्यूजन में हो सकते हैं। देखिए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की अलग चीज होती है, शिक्षण खेल की विधि किस पर आधारित है? शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में पूछा है, विश्व में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं पूछा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। जल्दी से बताइए, शानदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? देखिए आपके ऑप्शन हैं माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी। तो जल्दी से बताइए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है केटू, इसको गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। यह स्थित कहां है साथियों? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी पर। कहां? जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। कौन से श्रेणी पर? काराकोरम।
जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी पर स्थित है और जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। तो इस माउंट केटू की लंबाई कितनी है? तो 6811 किलोमीटर, कहीं कहीं 6812 माफ कीजिएगा मीटर भी लिखा है। कितना? 8611 या 8612 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग आराम से देख सकते हैं। मुख्य रूप से 8611 ही है, ठीक है। चलिए 8611 मीटर। रही बात माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, ऊंची चोटी है। और यह स्थित कहां पर है? यह नेपाल में स्थित है। कहां स्थित है? नेपाल में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 8848 मीटर है, ठीक है। नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा कहा जाता है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाह, क्या क्वेश्चन है भाई, आपको बताना होगा इसका सही जवाब क्या है। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए, हड्डियों के लिए क्या आवश्यक है? इतना तो कॉमन चीजें आप लोगों ने पढ़ भी रखी होगी। पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन ई, कैल्शियम और विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी। तो आपको बताना होगा हड्डियों के लिए क्या आवश्यक है। देखिए हड्डियों के लिए ना कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता होती है। कैल्शियम और विटामिन डी। ये सर विटामिन डी कहाँ? कैल्शियम तो ठीक है, तो प्रकार का धातु है। विटामिन डी कहाँ से तत्व है? विटामिन डी कहाँ से मिलता है सर? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। सर विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। देखिए मैं इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि विटामिन के रासायनिक नाम भी आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या? रासायनिक नाम भी आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। कहां से? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। बड़ा शानदार और सहज क्वेश्चन है। चरने वाले पशु, समझने का प्रयास करना। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना या रोग फैलाकर। आपने देखा होगा, अगर पशुओं को चरते हुए देखा होगा तो ये देखा होगा कि पशुएं क्या करते हैं, कुछ घासों को या पौधों को चरते हैं और कुछ को नहीं चरते हैं। वही पूछा है कि कैसे बदलते हैं। तो चुनकर चरना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? चुन चुन करके चरते हैं ना। वही पूछा है कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदल देते हैं। भाई वो प्रकीर्णन कहां करने जाएंगे? परागण को नहीं पहचानते, वो सुगंध को समझ लेते हैं, क्या उनके लिए उपयोगी है, क्या उनके लिए उपयोगी नहीं है। कोई बताने भी नहीं जाता है, ठीक है, कोई बताने नहीं जाता। आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है कि जो पशु होते हैं कुछ को चरते हैं, कुछ को नहीं चरते हैं। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? तो अपने दिमाग से ऐसा करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और चुन करके चरते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। यह पर्यावरणीय शिक्षण का क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। जैसे मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और विद्यार्थियों का आप सतत मूल्यांकन करते हैं या व्यापक मूल्यांकन करते हैं। ये बताओ कि सतत मतलब हमेशा, कुछ समय बाद, और व्यापक इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप परीक्षा लेते हैं अपने स्कूल में। अगर विद्यार्थियों की परीक्षा आप हर 10 दिन, हर 15 दिन पर लेते रहते हैं ना, तो उनके मन से क्या होता है, डर दूर हो जाता है, परीक्षा का भय दूर हो जाता है। लेकिन पता चला आप 6 महीने में एक बार परीक्षा ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, वह अपने आप को सही तरीके से प्रदर्शित नहीं भी कर पाएंगे और अपना अच्छा विकास भी नहीं कर पाएंगे और आप उनके गलतियों को भी ठीक तरीके से नहीं बता पाओगे, उनके कमियों को भी ठीक तरीके से नहीं बता पाओगे। इसलिए
सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। देखिए कितना शानदार आप जवाब दीजिए, आपने खुद देखा कितना शानदार जवाब है। विद्यार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थियों की प्रगति निरंतर न बने रखने के लिए, अच्छा भाई तो अगर प्रगति नहीं बनेगी तो वो फिर क्या शिक्षा का महत्व रह गया? मतलब अगर सतत और व्यापक मूल्यांकन हो रहा है ना, अगर आप हमेशा परीक्षा देते रहते हैं ना, तो परीक्षा का डर आपके मन से दूर हो जाता है। वही मूल्यांकन का मतलब परीक्षा है। सतत, सतत मतलब लगातार। इससे क्या होता है? निरंतर मूल्यांकन होने से क्या होगा? शिक्षार्थियों के या परीक्षार्थियों के, विद्यार्थियों के मन से परीक्षा का भय दूर हो जाता है। क्या हो जाता है? परीक्षा का भय क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? देखिए साथियों, जो सूखी मिट्टी होती है ना, उसमें लवण की सांद्रता बहुत ज्यादा होती है। इतना आपको डायरेक्ट याद कर लेना होगा, सूखी मिट्टी में लवण की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। न तो अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, न क्षारक की मात्रा ज्यादा होती। अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करके वहां पर क्या करते हैं? मिट्टी के सूखने समय लवण की मात्रा बढ़ जाती है। तो सबसे उसमें अधिक उपजाऊ जल होगा, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। बहुत शानदार है। मिट्टी कठोर होती है तो ठीक है, होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वह आपको विशेषता पूछा है। भाई सूखी मिट्टी जरूरी नहीं कठोर, भुरभुरी भी हो सकती है। सूखी मिट्टी भुरभुरी भी हो सकती है, यह जरूरी नहीं है कि सूखी मिट्टी कठोर ही हो, इसलिए सूखी मिट्टी भुरभुरी भी हो सकती है। तो कार्यिक रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? मिट्टी में लवण सांद्रता बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? लवण सांद्रता बढ़ जाता है। चलिए, एक क्वेश्चन 2014 में आपका आया इन्वायरमेंटल स्टडीज में, शिक्षण से संबंधित, और यह क्वेश्चन 2013 में ठीक इसी प्रकार का आया था। अगर आप लोगों ने कल का सेशन देखा होगा, 2013 के क्वेश्चंस को देखा होगा, तो ठीक इसी प्रकार से 2013 के सेशन से भी क्वेश्चन बने हैं। क्या है कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? देखिए शैक्षणिक भ्रमण, अगर आप पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं, अगर आप अलग अलग स्थानों पर घूमते हैं, तब आप पर्यावरण का प्रत्यक्ष अनुभव कर पाएंगे, देख पाएंगे आखिर पर्यावरण है क्या। यही क्वेश्चन 2013 में भी इसी प्रकार से आया था। पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया था। पूछा गया था कि अगर विद्यार्थियों में पर्यावरण का प्रत्यक्ष अनुभव करवाना है तो क्या करना चाहिए? उनको भ्रमण करवाना चाहिए, उनको आसपास की चीजों को देखना चाहिए, आपको दिखवाना चाहिए। तो क्या है कि बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना होता है, बच्चों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करना होता है, सामाजिकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना को बढ़ाना। तो शैक्षणिक भ्रमण का जो मूल उद्देश्य होता है ना, वह छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव के लिए कार्य करता है। छात्रों के प्रत्यक्ष अनुभव, पर्यावरण का अनुभव उनका होता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है, क्योंकि वह उसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है यार। क्या है? बड़ा हल्का फुल्का है। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ये क्वेश्चन ऐसा कल भी आया था, ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा था, तो आप खुद अंदाजा लगा लो। नाइट्रोजन 78% है, ओके, ऑक्सीजन 21% के आसपास है। कितना है? 21% के आसपास है। तो हो गया कितना? 99%। तो कौन सी दो गैसें 99% है? ओजोन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, आर्गन और ओजोन। तो कौन सा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर के 99% वायुमंडल को कवर कर लेते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, बड़े शानदार। देखिए आप सभी के क्वेश्चन बड़े शानदार होते हैं। क्या? क्वेश्चन बड़े शानदार होते हैं, लेकिन आप लोगों को इसमें अच्छी चीजों को सीखना जरूरी हो जाता है। चलिए पुनः एक बार मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, शेयर करेंगे और गूगल प्ले स्टोर से स्टडी 91 एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। आपकी पाठशाला बैच का शुभारंभ हो चुका है, बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। आप मात्र 999 में
को परचेज कर सकते हैं। सारी क्लासेस आपको हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ और इन्वायरमेंट, जो भी आपका मनोवैज्ञानिक जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप जाकर वहाँ पे इंट्रोडक्शन का वीडियो देख सकते हैं, टीचर देख सकते हैं, फैकल्टी देख सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को देख सकते हैं। चलिए साथियों, आइए बात कर लेंगे आज के सेशन का 21 नंबर क्वेश्चन। कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? यह हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। अगर साहित्यिक स्रोत की बात करें और खासकर भारतीय इतिहास में साहित्यिक स्रोत की बात करें तो सबसे पहले हम वेदों को लेते हैं। किसको लेते हैं? वेदों को लेते हैं। और वेदों की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन सा वेद? ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद आता है। और ऋग्वेद में साथियों 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है। क्या है? ऋग्वेद में 1028 सूक्तियां हैं और 10 मंडल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे प्राचीन वेद है, सबसे बृहद वेद है और प्रथम साहित्यिक साक्ष्य भी है। क्या है? प्रथम साहित्यिक साक्ष्य भी है। ठीक है, चलो पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? देखिए, जो पौधे होते हैं, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है। क्या है? एक पेड़ है और ये जल का अधिग्रहण कहां से करते हैं? पृथ्वी से करते हैं। तो किसके माध्यम से करेंगे? जो उसके ऊपरी आवरण, जो पेड़ पौधों के तनों के जो ऊपरी आवरण होते हैं, यहां पर क्या होता है? एक आंतरिक आवरण होता है, छाल जिसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम के द्वारा अवशोषित करते हैं। अगर आपका ऑप्शन में कहीं जाइलम है तो सही होगा। कठोर वाला भाग फ्लोएम होता है। जो उसका कठोर वाला भाग होता है फ्लोएम होता है। और किसके माध्यम से करते हैं? केशकीयता के माध्यम से। केशकीय का मतलब क्या होता है जानते हैं? अंदर से आराम से ग्रहण कर लेते हैं। न तो आपको दिखाई दे सकता है, जैसे यह दीपक जलते हैं ना, तो केशकीयता के कारण क्या करते हैं? तेल को ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार ये जल को ग्रहण करते हैं। किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। जाइलम के माध्यम से ये जल को ग्रहण करते हैं। चलो अब बताओ, इनमें से कौन द्विबीजपत्री होता है? इनमें से कौन द्विबीजपत्री होता है? बांस, केला, गन्ना या सरसों? देखिए, द्विबीजपत्री का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक फली होती है ना, एक फली, तो एक फली में अगर एक से अधिक बीज हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक से अधिक बीज। एक से अधिक बीज हैं तो उसको क्या बोलते हैं? द्विबीजपत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विबीजपत्री बोलते हैं। आपका साइंस का एक क्वेश्चन आ गया है, द्विबीजपत्री बोलते हैं। जैसे अच्छा, द्विबीज किस में होते हैं? चना में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। मटर में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, होता भी है। अरहर में होता है, बिल्कुल अरहर में भी होता है सर। क्या सरसों में भी होता है? हाँ, सरसों में भी होता है। तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि आपका ऑप्शन कौन सा है। भाई, केला में तो एक केला होता है, गन्ना तो पूरा एक पेड़ होता है। तो द्विबीजपत्री कौन होते हैं? सरसों होते हैं। खुद देख लो। द्विबीजपत्री का मतलब है जिस फली के अंदर एक से अधिक बीज हों। एक से अधिक बीज हों। तो आपको मैंने बता दिया, मैंने क्या क्या बता दिया भाई, देख लो। मैंने बता दिया सर, चना होता है, मटर होता है, अरहर होता है, सरसों होता है, मुख्य रूप से फसलों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस का क्वेश्चन आपको 2011 में भी मिला था, 2012 में भी मिला, 12 में तो नहीं, 2013 2014 में। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती हैं? जो ग्लोबल वार्मिंग का कार्य करती हैं, वैश्विक तापन का कार्य करती हैं, वैश्विक तापन का कार्य करती हैं। और इसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस आती है? मेथेन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है, CFC आती है, यही होती हैं। तो आप देख लो कि इसमें से कौन नहीं है। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO क्या नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चल क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? चलिए बताइए भाई, दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या टिटनेस? तो आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी फैलती है। जल्दी से बताओ। देखिए, दूषित जल पीने से क्या होती है? टाइफाइड होती है, और टाइफाइड को आंत ज्वार भी कहते हैं। आंत को क्या करता है? आंत ज्वार भी कहते हैं। जो आपका आंत होता है ना, उसके ऊपर प्रभाव डालता है। किसके ऊपर? आंत के ऊपर। तो देखिए इसमें, अच्छा, दूषित जल में ऐसा क्या होता है जिसके पीने से टाइफाइड हो जाती है? तो दूषित जल में साल्मोनेला, दूषित जल में साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु होता है। टाइफोसा जीवाणु से ही टाइफाइड बीमारी का नाम दिया गया है। तो साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु होता है कहां? दूषित जल में। इसलिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, जीवाणु कहां होता है? दूषित जल में होता है। इसीलिए दूषित जल को पीने से क्या होता है? टाइफाइड नामक बीमारी हो जाती है। दूषित जल को क्या पीने से? दूषित जल को पीने से क्या हो जाती है? टाइफाइड नामक बीमारी हो जाती है। चलो आइए, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग आता है? तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड? तो आपको बताना होगा कि आम पकाने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग होता है। तो CaC2 यानी कैल्शियम कार्बाइड प्रयोग होता है। कौन सा? कैल्शियम कार्बाइड। अच्छा, कैल्शियम कार्बाइड से ही हम क्यों पक जाते हैं? क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन नामक गैस, एसिटिलीन नामक गैस निकलती है, जो आम को पकाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। कौन? एसिटिलीन नामक गैस निकलती है। किससे? कैल्शियम कार्बाइड से, CaC2 से। और वहां से एसिटिलीन नामक गैस जब आम के बाहरी अणु पड़ती है तो क्या करती है? उसको पकाने का काम करती है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्या है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? ऐसा वह कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, टुंड्रा वन, सवाना वन या मरुस्थली वन? तो प्यारे साथियों, आपको पता होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, वह मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के आसपास है। कहां है? भूमध्य रेखा के आसपास है। और भूमध्य रेखा के आसपास क्या होती है? सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, और सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, इसका मतलब यहां वर्षा भी अच्छी खासी होती है। वर्षा अच्छी खासी होती है, पेड़ पौधे ज्यादा उगते हैं, पेड़ पौधे ज्यादा उगते हैं, सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, अपना भोजन अच्छे से बनाते हैं, अपना भोजन अच्छे से बनाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता भी यहाँ ज्यादा मात्रा में होंगे, क्योंकि उनको वहां भोजन। अच्छा, आप कहां ज्यादा जनसंख्या होती है? यहाँ भोजन की ज्यादा जरूरत होती है, जहां भोजन ज्यादा होता है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। कहां? उष्ण कटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र में, या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज्यादा वर्षात होती है, और इसीलिए सबसे ज्यादा जीव भी वहां होते हैं, सबसे अधिक उत्पादन भी वही होता है। चलिए साथियों, अब बात करेंगे आज के सेशन का नेक्स्ट और 28 नंबर क्वेश्चन। प्लीज साथियों, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जितने लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, वो जाकर के स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अपने को रजिस्टर करें, सारी चीजें वहां आपको मिलने वाली हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण है? सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फर,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रोजन। तो आपको बताना होगा अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा प्रदूषक क्या है। तो देखिए साथियों, अम्लीय वर्षा का जो सबसे बड़ा प्रदूषक है वह है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ मिलते हैं? ये धुएं के रूप में मिलते हैं और उद्योगों से निकलते हैं। कहां से भी निकलते हैं? उद्योगों से भी निकलते हैं और यह फिर वर्षा के साथ मिलकर के वापस आते हैं। वर्षा या ओस की बूंदों के साथ पृथ्वी पर आते हैं और जिससे क्या होता है, आसपास की इमारतों को बदरंग कर देते हैं। इमारतों का रंग खराब हो जाता है, चीजें बदरंग होना शुरू हो जाती है। ताजमहल के रंग का भी क्षरण इसी की वजह से हो रहा है। चलिए, अम्लीय वर्षा की वजह से। चलो क्वेश्चन नंबर 29, बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या एक औषधीय पौधा। देखिए बीटी कपास, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जीएम, जेनेटिकल मॉडिफाइड। क्या? जेनेटिकल, जिसके जीन को बदल करके एक दो जीन को आपस में मिलाकर के एक नए पौधे को जब निर्माण कर दिया जाता है उसी को ट्रांसजेनिक पौधा या जेनेटिकल पौधा कहते हैं। और जिन जिन फसलों के सामने बीटी कपास, बीटी गन्ना, बीटी बैगन, बीटी मिर्च, ये सब क्या है? जीएम फसलें हैं, यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड फसलें हैं। तो जीएम फसल का मतलब होता है ट्रांसजेनिक। क्या होता है? इनके जेनेटिकल फॉर्म को ही बदल दिया जाता है, इनको उपजाऊ ज्यादा बना दिया जाता है, इनका स्वाद बदल दिया जाता है, इनका रंग बदल दिया जाता है, इनकी वृद्धि बदल दी जाती है। इस पौधे को क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक पौधा। बीटी कपास क्या है? बीटी कपास एक प्रकार का ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या है? ट्रांसजेनिक पौधा है। चलिए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। बड़ा ही रोमांचक क्वेश्चन है कि वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वायु दाब मापी पूछ रहा है। बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर। तो आप सबको पता होगा थर्मामीटर से टेम्परेचर नापा जाता है, तापमान मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है, आप सभी को पता है भूकंप मापी यंत्र है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायु दाब मापते हैं। किससे? बैरोमीटर से। और वायु दाब में क्या होता है? Hg होता है, पारा होता है। क्या होता है? पारा होता है। पारा अगर ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर जा रहा है तो वायु दाब कम हो रहा है, पारा नीचे आ रहा है तो इसका मतलब वायु दाब ज्यादा हो रहा है। अगर पारा ज्यादा कम होता है तो आंधी का संकेत होता है। देखिए ये भी लिख लीजिए, अगर वायु दाब में बैरोमीटर में क्या होता है? पारा नीचे आ रहा है तो आंधी का संकेत होता है। क्या होता है? अगर आंधी का संकेत कब होगा? जब Hg यानी पारा नीचे आता है। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आया, हालांकि हम लोग इसको पढ़ेंगे जब हम बैच में मुलाकात करेंगे, अपने पाठशाला बैच में आपसे, तब हम लोग इसको पढ़ेंगे। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से इसको कवर किया होगा। अपेक्षा करता हूं तो प्लीज एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और जितने लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड करिएगा, क्योंकि हमारा पाठशाला बैच शुभारंभ हो चुका है साथियों। आप आराम से हमारे पाठशाला बैच में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए कोई आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा? प्ले स्टोर से स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। वहाँ से आपको यूपीटेट का कोर्स मिलेगा, आप वहाँ से परचेस करेंगे। और फीस हम लोगों ने बहुत ही न्यूनतम आपके लिए रखी है, कितना जो आप कोरोना के समय में एफर्ड कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से 999 से क्या कर सकते हैं, आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, यानी अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।